उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको बेइज्जती अब महसूस होनी बंद हो गई हो, क्योंकि उस मुल्क में तो ये माना जाता है कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। उन्होंने महसूस करना ही बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के सामने आप एक पोर्ट्रेयल करते हैं, आप एक झूठ बोलते हैं जो सच्चाई से अलग कोई बात है, तो कम से कम स्क्रिप्ट एक रख लो, सारे के सारे पहले वो स्क्रिप्ट रट लो, फिर एक जैसी बातें दुनिया में बोलो। क्योंकि वहां मुनीर कुछ कहता है, जरदारी कुछ कहता है, और फिर इधर इशाक डार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो एकदम मुख्तलिफ होते हैं। तो झूठ बोलना तो ठीक कर लो, अव्वल तो बोलना नहीं चाहिए, और बोलना चाहिए तो कम से कम इतनी सलाहियत रखो कि पूरी दुनिया में तुम्हारी थू थू ना हो। ठीक है, तुम घरेलू ऑडियंस के सामने ये बताना चाहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तुम्हारी पिटाई नहीं हुई, पिटे पूरी दुनिया ने बताया, लेकिन घरेलू ऑडियंस जिसको तुमने इंटरनेट तक ढंग से नहीं मुहैया कराया, उसके सामने तुमने ये मेंटेन करके रखा कि असल में तो हम ही जीते। इसीलिए तो देखो ना, हमने मुनीर को फील्ड मार्शल और अब सीडीएफ बना दिया है। तो दुनिया भी कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर की दुनिया है, कुएं की दुनिया, वो यही समझ रही है कि हाँ फील्ड मार्शल बन गए, मतलब कोई चमत्कार किया होगा तभी तो बने। अब देखिए सच्चाई न जाने कितने बार सामने आकर चीख चीख कर बता चुकी है कि अब ये झूठ बोलना बंद करो, लेकिन ये झूठ का सिलसिला भी जारी है और मुलम्मे का खुलना भी जारी है। आज की अड़ी एक बार फिर से इन तमाम चीजों को बेनकाब करेगी, और बेनकाब इस बात को भी करेगी कि मुनीर की सदारत में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। पहले जरा यह खबर देखिए। बहुत स्वागत है आप सबका। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हथियारों की नुमाइश की गई। बलोच लड़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी सेना के हथियार, बलोच लड़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिकों के यूनिफॉर्म। बलूचिस्तान के झोब में 35 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा। 35 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उनको मार दिया गया, यह दावा किया जा रहा है। झोब में यह घटना घटी है और उनकी यूनिफॉर्म भी दिखाई जा रही है, असलहे भी दिखाए जा रहे हैं जिनको मार दिया गया है। यहां देखिए पाकिस्तानी सेना के ये हथियार जिनका मुजाहरा यहां किया जा रहा है, और ये यूनिफॉर्म भी, ताकि किसी भी तरीके की मुकरने की गुंजाइश ना रह जाए। सामने नेम डिस्प्ले करती हुई ये यूनिफॉर्म, जिसमें सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं और उनके असलहे, उनके हथियार भी। ये देखिए वायरलेस सेट भी दिखाई दे रहा है, ये गन्स भी दिखाई, ये देखिए अत्याधुनिक हथियार हैं इनके पास, लेकिन जज्बे वाली कौम के पास चलाने का जज्बा नहीं। और यहां तमाम इन असलहों का और यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सैनिकों को यह बताने की कोशिश की गई है कि देखो ये है तुम्हारा जज्बा। बलूचिस्तान में जो चल रहा है वही खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रहा है। और आपको मालूम है कि इसी साल पाकिस्तान के सैनिकों की पतलूनें तक उतार के लहराई गई थी और ये बताया गया था कि हैसियत ये है तुम्हारी, इसको याद रखना। अगली खबर देखिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, बीएलए से पस्त पाकिस्तानी सेना अत्याचार पर उतारू। पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों गांवों को जलाया। बलूचिस्तान में हजारों परिवार हुए बेघर। बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रही है विस्थापितों की संख्या। यहां बलूचिस्तान से एक और खबर आपके सामने, जरा देखिए। यहां आग लगी हुई जहां आपको दिखाई दे रही है, पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों गांवों को जला दिया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां आखिरकार ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है और वहां पर पाकिस्तान की सेना के लिए रिगार्ड होने के बजाय उनके सारे असलहे सामान लूटकर उनकी यूनिफॉर्म तक उतारकर उसको डिस्प्ले क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे जो वजह है वो ये है, यहां संसाधनों की लूट की जा रही है। यहां के नागरिकों को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, बल्कि दोयम दर्जा भी अब इनके लिए नहीं, उससे भी खराब दर्जा इनका समझा जा रहा है। और केवल इस जगह को एक्सप्लॉइट करने का एक जोन बनाकर पाकिस्तान के जो वहां का डिस्पेंसेशन है उसने रख दिया है, और इसीलिए वहां के लोगों का इतना गुस्सा। और इधर बर्बरता भी देखिए आप, पूरे गांव को जला दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में हजारों परिवार इस तरीके से बेघर हो गए हैं। बलूचिस्तान में लगातार विस्थापितों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जाहिर है ये लोग जिनके घर जला दिए गए हैं, ये अब आरती तो उतारेंगे नहीं आने वाले दिनों में। यही असलहा जो आपके सामने यहां रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हाथों में थाम लेंगे, और उनके टारगेट पर कौन होगा बताने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तानी सेना। अगली खबर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के करक में तेज हुई जंग। बहादुर खेल इलाके में भीषण फायरिंग से कोहराम। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की लड़ाई। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान टीटीपी के हमले। करक में 4 सैनिकों की हत्या से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप। 4 सैनिकों की यहां हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सैनिकों में हड़कंप। करक की यह घटना, यहां किस तरीके से दिन रात गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है, जरा देखिए और सुनिए। कांपा खैबर का खुर्रम इलाका।
तालिबान और पाकिस्तान फौज में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट टारगेट पर आया। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया। टॉप फायरिंग से कांपा खैबर का कुर्रम इलाका। तालिबान और पाकिस्तान फौज में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान सैन्य पोस्ट पर टारगेट करके ये गोलीबारी की गई है। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों का ये कोहराम। अब ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाता हूं, करक और ये डूरंड लाइन के करीब दोनों जगह फायरिंग की तस्वीरें देखिए और दोनों जगह की ब्रेकिंग्स आपको ये बता रही हैं कि इन जगहों पर हर दिन किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहर बनकर टूट रहा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। बलूचिस्तान में जो घट रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बताने के लिए काफी है कि मुनीर बहादुरी के कसीदे जिनके वहां के लोग पढ़ते हैं, डिस्पेंसेशन कम से कम आवाम में तो नहीं है। मैंने नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि बहुत कमाल का आदमी हमको हमारे लीडर के तौर पर, लीडर ही कहा जाएगा, अब तो नहीं कहा जाएगा सैन्य अधिकारी, क्योंकि असल में लीडर्स को भी उसने जेब में रखा हुआ है। और यहां पर उसकी नुमाइंदगी में किस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके की खबरें आगे भी आपको दिखाऊंगा और साथ में उसके बीच में जो दावे चल रहे हैं वहां के वो जरूर देखिएगा। जरदारी ने दावा किया है, बंकर बहादुर ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। साथ में इशाक डार वो क्या कह रहे हैं वो भी जरूर सुनिएगा। उप प्रधानमंत्री भी है वहां के, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिएगा। लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। कॉमोडर शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज कॉमोडोर क्यों लिखा गया है टीम की तरफ से ये भी मैं जानना चाहता हूं। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, वो भी जुड़ रहे हैं। जावेद गफ्फारी हमारे साथ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जहांगीर कोल्होरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ की समसामयिक घटनाओं पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आप सबका बहुत स्वागत। लेकिन ज़रा ये खबरें देख लीजिए, आप सबको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की पोल खुली। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान आया, भारत के हमले से स्थिति बहुत खराब थी। जरदारी ने कहा, मुझे बंकर में जाने के लिए कह दिया गया था, जरदारी ने कहा। तो ये बताता है कि जब बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा हो, यहां तो आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना होगा कि भारत के किसी लीडर को यह कहा गया हो सेना की तरफ से कि आप बंकर में चले जाइए। वहां की सेना पहुंचकर आसिफ अली जरदारी को यह कह रही है, राष्ट्रपति को कह रही है कि आप बंकर में चले जाइए। इसके मायने आप समझते हैं? इसके मायने यह हैं कि वहां की सेना को यह लगने लगा था कि अब कोई चप्पा, कोई कोना सुरक्षित नहीं, यहां की राष्ट्रपति अपने घर पे सुरक्षित नहीं, और इसलिए कहा जा रहा था अंडरग्राउंड हो जाइए, बंकर में चले जाइए। हालांकि अब इसमें भी अपनी इज्जत तो किसी तरीके से बचानी है। तो अगला स्टेटमेंट यह था आसिफ अली जरदारी का कि मैंने कहा कि नहीं, नेता बंकरों में नहीं मरा करते, नेता बंकरों में नहीं मरा करते। मतलब एक तरीके से आसिफ अली जरदारी को यह भी दिखाई देने लगा था कि हो सकता है अब अंत करीब है, और इसीलिए जब अंत करीब ही है तो बंकर में क्या जाना। कम से कम स्टेटमेंट यह नहीं जाना चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़े हुए थे आखिरी वक्त में। अब ये जो बातें हैं इनको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे इशाक डार, मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आपको एक झूठ बोलना है मान लीजिए दुनिया के सामने, तो कम से कम स्क्रिप्ट एक रखिए, बातें एक जैसी रखिए। आपने मुनीर को प्रमोशन दर प्रमोशन दिया ये बताने के लिए कि सिंदूर में तो हमने कमाल कर दिया, दुनिया जानती है हुआ क्या था, और अब उसके बाद एक जैसी बातें नहीं। कोई मानता है कि हमको बहुत मार पड़ी, नूर खान एयरबेस समेत कई एयरबेस हमारे तबाह हो गए, फाइटर जेट्स का बुरा हाल हो गया, बड़े मुश्किल से किसी तरीके से हमारी उस समय, हमने तो एक तरीके से अब ये गुहार लगानी शुरू कर दी थी मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम जगहों से कि भाई बात करो कोई और किसी तरीके से रुकवाओ, और ये वहीं से कही हुई बातें हैं। पाकिस्तान का ये कबूलनामा तो है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान दहशत में था। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि सेना के लोग मुझ तक आए और फिर ये कहा कि बंकर में चले जाइए। पाकिस्तानी सेना और GHR में अफरा तफरी मची, GHQ में
वहां का जो हेडक्वार्टर है उसमें अफरा तफरी मची हुई थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान आया कि मुझे बंकर में जाने के लिए ऑफिसर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, आप बंकर में चले जाइए तभी सुरक्षित बचेंगे। जरदारी ने कहा, मैंने सेना से कहा था कि नेता बंकर में नहीं छिपते हैं और नेता का बंकरों में नहीं बाहर शहादत देना ठीक होता है। मतलब शहादत भी दिखाई दे रही थी सामने। सेना ने कहा, जंग शुरू हो चुकी है, जंग उस मोड़ पर पहुंचती जा रही है जहां हमको आपके जैसे वीआईपीज वीवीआईपीज को बचाना भी मुश्किल होता जाएगा, बंकर में चले जाइए। भारत के आक्रामक हमले के बाद पाकिस्तान में बंकर खोल दिए गए थे और बंकरों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जरदारी खुद बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनके जैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी पाकिस्तान में यह कहा जा रहा था कि जाइए बंकरों में चले जाइए। तो ये बताने के लिए काफी है ना कि वहां स्थितियां क्या थी। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि उसके बाद हमने भारत को वो सबक सिखाया है कि वो सालों याद रखेगा और हमने बता दिया कि ये लड़ाई जो है वो बच्चों का काम नहीं है। तो कम से कम स्टेटमेंट में कॉन्ग्रुइटी रखिए, सातत्यता रखिए, एक जैसी बात कहिए। पहले अगर आप कहें कि आसमान जो है वो नीला होता है और अचानक आप पाताल की बातें करने लगें तो ये बताता है कि आप अपने खुद में ये तय नहीं कर पाए कि आपको आसमान की बातें करनी है कि पाताल का जिक्र करना है। अब ये जो जिस तरीके की बातें, अभी इशाक डार की बात आना बाय द वे बाकी है, उससे कुछ और चीजें आपके सामने खुलेंगी। पूरी दुनिया में खास तौर से जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं किसी देश के, उनकी कही हुई लाइनों का, बिटवीन द लाइंस क्या दिखाई दे रहा है उसका सबका बड़ा छिद्रान्वेषण होता है, बड़ा बारीक एनालिसिस होता है। और इस तरीके में बातों में खेल में असल में आपका कुछ ऐसा कह देना जो आपकी सच्चाई को और उजागर कर दे दुनिया के सामने, ये एम्बेरसमेंट है या नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। कर्नल साहब, आप बताइए जरा, एक ही बात में दोनों बातें कह रहे हैं। बंकर में जाने के लिए कहा गया, मतलब खतरनाक स्थिति थी ना, और फिर अपने आप को हीरो बताते हुए कहते हैं नहीं, बंकरों में नेता शहीद नहीं हुआ करते। कर्नल साहब। जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़ी एक अच्छी सी बात कर देता हूं पाकिस्तान के बिहाफ पर। दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। सबसे आसान काम है, मैं बाकी पैनलिस्ट का काम आसान कर रहा हूं बेसिकली, क्योंकि आपके यहाँ प्रेसिडेंट कुछ कहता है उसकी कोई औकात नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है उसकी भी औकात नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिशियल स्टैंड तो ये भी है कि 6 तारीख को कोई डैमेज ही नहीं हुआ, 7 को पूरी की पूरी इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन एयरफोर्स जमीन पर रह गई, उसके बाद टेक ऑफ नहीं कर पाई। अब यही सारा अगर आपका एजेंडा है तो अब जनाब कहीं ना कहीं तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत आप रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा साधा है, कहीं कोई मिक्सअप नहीं है। उनका कहना है बंकर में जाना पड़ा, झूठ होगा क्योंकि बंकर तो है ही नहीं, छुपेंगे कैसे। उनका कहना है कि नूर खान में कुछ हुआ ही नहीं। वो जो 80 ड्रोन की बात वो कर रहे हैं, वो 80 ड्रोन तो बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस इतनी तगड़ी है। गौतम साहब, मैं दिनेश यही कह पाऊंगा आपको कि पाकिस्तान में किसी से इस समय क्या बात करोगे, क्यों टिकेगा कोई नहीं, क्योंकि एक जैसी बात तो जब करी जाए जब सच करनी हो। आप मेरे से बात कर लीजिए कहीं से कहीं तक, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा अगर हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान का कोई 2 आदमी एक जैसी बात कर दे। बात कह रहे हैं इसको लेके मैं जरा गफ्फारी साहब के पास जाना चाहता हूं। गफ्फारी साहब, मान लीजिए कि एक स्टेट ने तय किया है कि हमको पर्टिकुलर लाइन टो करनी है, हमको यही कहना है, एक देश ने तय किया है, बात खत्म हो जाएगी। तो कम से कम उसके इंपॉर्टेंट लोगों में एक जैसी स्क्रिप्ट सर्कुलेट कर दी जाए ना कि सब लोग ये कहना है, यार इसके अलग अतिरिक्त कुछ मत कहना, पाकिस्तान की फजीहत वैसी ही होती है और ज्यादा हो जाएगी। दिनेश, मेरी बात सुने। अगर आप कह रहे हैं कि सदर भी गलत कह रहे हैं, डिप्टी वजीर आजम भी गलत कह रहे हैं, तो आपके सदर और वजीर आजम क्या गूंगे हैं? वो क्यों नहीं कुछ कहते? वो क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ था? ये वो क्यों नहीं बताते कि वो अमेरिका के पैरों में क्यों जाके गिरे थे और वहां पर जाके क्यों उन्होंने कहा था कि जंग रोक दें? अगर जंग हुई है तो सारा कुछ हुआ है ना। अगर हमारे सदर कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ने ये बयान दिया है, तो ऑब्वियसली किसी वजह से दिया होगा ना। आप कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता। भाई आप क्यों माने, और आप कौन होते हैं मानने वाले? हमारे सदर उनकी मर्जी जो बयान दें, हमारे डिप्टी वजीर आजम की मर्जी जो बयान दें। और बाकी रह गई बात, आपने तो कहा था कि हम तो गए हैं तो हम तो मार के आएंगे, तो फिर आप वापस क्यों गए? आपको किसने मना किया? आपको शटअप कॉल दी गई ना। बाकी रह गई बात, जो उनके डिप्टी अताशी है उनका काम ही यही होती है सेक्रेटरी, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी का, कि आपने महफूज रखना होता है अपनी जिसकी भी ड्यूटी कर रहे हैं। वो सदर जरदारी की ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने उनको महफूज रखने का कहा, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप कह रहे हैं जब अटैक हुआ ही नहीं, कौन रहा है?
जब 6 तारीख को अटैक हुआ ही नहीं, जब हमारे ड्रोन सर एक सेकंड रोकेंगे कर्नल साहब, एक सेकंड। आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आप इस पे जाइएगा, ये तो महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए, अब आप भाषा पे ध्यान दीजिए। मैं इसलिए आपको लगातार बोलने दे रहा था ताकि आप खुद को एक्सपोज करते चले जाएंगे फारिस साहब। आप देखिए, राष्ट्रपति आपके यहाँ पे किसी नेता के लिए मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि वो गूंगे हैं क्या। मैं कह रहा हूं अगर आप कोई लाइन ले रहे हैं, आप उसको एक जैसी लाइन को टो कीजिए, एक जैसी चीज सर्कुलेट कर दीजिए, पूरा मुल्क एक बात कहे। आप हमारे नहीं, आप ये सुनिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया सिर्फ वो बता रहा हूं गफारी साहब, आपने 1-1.5 मिनट में अपने आप को कंप्लीट एक्सपोज किया है, पैरों पे गिर गए। सर हम किसी का खाते नहीं है, हमको IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा नहीं होना पड़ता, इसलिए हमको किसी के सामने गिरना नहीं पड़ता। हमारी इस तरह की वजूहात नहीं है कि हम किसी के सामने गिरे। आपके पास 100 वजह हैं, भिखमंगों की पूरी फौज है कि आपको गिरना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमको गिरना पड़े। अब ये गूंगा पैरों में गिरने वाला और नूर खान एयरबेस का हाल, इशाक डार क्या बोल रहे हैं आप? तो ये कह रहे हैं ना कहीं कोई नुकसान ही नहीं हुआ था, हमारे यहाँ तो सब बम बम था, नुकसान तो सब इधर हुआ है। जावेद गफारी, आपकी भाषा भी सामने आ गई और आपके तथ्य भी सामने आ गए। लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये गूंगा पैरों में गिरना, ये भाषा अब आपने शुरू किया है, अब आपको ब्याज समेत मिलता जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। पाकिस्तान का कबूलनामा, पाकिस्तान ने माना नूर खान को पहुंचा नुकसान, जब कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर किस चीज के नुकसान की बात हो रही है? पाकिस्तान के डेप्यूटी PM इशाक डार का बयान, पहले नुकसान से इनकार करता रहा है पाकिस्तान, और अब देखिए कहा जा रहा है कि यहां तो बहुत मार पड़ी थी नूर खान एयरबेस में। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM इशाक डार यह बात स्वीकार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत बहुत जल्दी से देखिए, और इशाक डार का इसके बारे में कहना, यहां तो आपने देख लिया, आपने आपको बहादुर बताने के चक्कर में बता गए कि बंकर में जाने के लिए कहा था। असल में बताना वो अपनी जो शेखी झाड़ रहे थे उसमें बताना चाह रहे थे कि जो नेता होते हैं बहादुर नेता, वो बंकरों में नहीं मरा करते। अरे बंकरों में जाने के लिए कहा गया ना आपसे, क्यों कहा गया? वहां बता दी उन्होंने असलियत। अब जरा यहां पर देख लीजिए खुद अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। इशाक डार कह रहे हैं पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस को हुए नुकसान को माना। आखिरकार इशाक डार ने सामने आकर यह बात कही। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त नुकसान हुआ, इशाक डार ने कहा। क्विकली दिखाइए, भारत ने कुल 80 ड्रोन से स्ट्राइक की थी और भारत के 80 ड्रोन में से 79 ड्रोन को सेना ने मार गिराया था। इशाक डार ने यह भी कहा एक ड्रोन नूर खान एयरबेस पर गिरा था। इशाक डार ने कहा भारत के ड्रोन हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए थे, यह बात भी मानी इशाक डार ने। तो यहां पर इतनी तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर तो सच निकल आता है ना चाहते हुए भी, कि वो अगर आपने देखा होगा पुलिस भी जब कई बार ऐसे लोगों को जो झूठे होते हैं उनको इंटरोगेट करती है तो अलग अलग कमरों में बिठा के भी पूछताछ की जाती है। तो पहले तो जो कहानी बनाई जाती है अगर वो बारीक तरीके से नहीं बनाई गई, एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर भी कितने दिनों तक वो बात जो दिल की है वो जुबान पर नहीं आए, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो आखिरकार सामने कहना पड़ जाता है पिटाई हुई थी और बहुत बुरी हुई थी। संजय जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अमूमन ये देखा जाता है कि किसी एक मामले में एक कोई बात तय होती है, पॉलिसी के तौर पर तय होती है और महत्वपूर्ण लोगों को उसमें साथ में लेकर यह कहा जाता है कि इस मामले में बयान या बातें ये होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में होता नहीं है या होता है लेकिन मुनीर की कोई मानता नहीं है? देखिए दिनेश जी, पाकिस्तान के बारे में हम जो एकेडमिक डिस्कोर्स में है, पॉलिसी डिस्कोर्स में, तो पाकिस्तान के लिए टर्म यूज होता है कि ये डिसफंक्शनल स्टेट है और देयर इज मैनी स्टेट्स विद इन पाकिस्तान स्टेट्स। तो सवाल यह आता है कि जब डिसफंक्शनल स्टेट है तो उसमें कौन उसका मुखिया है, कि मुनीर मुखिया है कि जरदारी मुखिया है कि शाहबाज शरीफ मुखिया है, ये इनको अपने को ही नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात कि कौन सा स्टेट है, कहाँ से कंट्रोल होता है, कि साहब तहरीक तालिबान कर रहा है कि पख्तूनस्तान कर रहा है कि बलूचिस्तान कर रहा है कि सिंध चला रहा है कि पंजाब चला रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो अलगाववादी ताकतें हैं वो भी बहुत डिफरेंट एरियाज़ को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ दिखाती है, पाकिस्तान का सिस्टम सिर्फ दिखाता है, तो इनका अपना कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली इनका, जब आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुनीर ने बेशक अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया हो, संविधान में संशोधन तक करा दिया हो, लेकिन मुनीर असल में और कमजोर हुआ है पाकिस्तान के भीतर। एक बात और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे नासूर हैं और जो मुनीर सबसे बड़ा नासूर है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा तो खोखला और सबसे बड़ा बर्बाद जो किया हुआ है वो तो पाकिस्तान की आर्मी के, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं राष्ट्रपति को कि भैया हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, बंकर में घुस जाइए।
तो कितना बड़ा ये लोग, कितने असहाय लोग हैं कि कभी टर्की की तरफ देखते हैं, कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, कभी ट्रंप के गोद में जाके बैठते हैं। इनके पास अपनी कोई सुरक्षा नहीं है, वहां गिड़गिड़ाते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या विचार करें? ये डिसफंक्शनल स्टेट है, अब इसको फेल्ड स्टेट कहना मुझे लगता है पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है। कुल मिलाकर नटशेल में ये बात संजय भारद्वाज कह रहे हैं कि ये डिसफंक्शनल स्टेट है, बल्कि स्टेट्स विद इन स्टेट है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठ का एक और पर्दाफाश देखिए। 5 से ज्यादा बार पाकिस्तान अपने झूठ से पलटा। पाकिस्तान ने 5 बार माना कि उसे नुकसान हुआ है, 5 बार वो कह चुका है उसे नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसको याद आता है, नहीं मुनीर ने तो ये कहा था कि हमको ये कहना है कि नुकसान हुआ नहीं है, और उसके बाद फिर से वो अपना कोर्स करेक्शन करते हैं, लेकिन फिर दिल की बात जुबान पर आ जाती है। 5 बार ऐसा हुआ है। आगे देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की पैंतरेबाजी। पहले माहौल बनाया और अब कबूला सच। पहले माहौल बनाया, आपने देखा फोर्ज पिक्चर्स डाली गई, एआई जनरेटेड पिक्चर्स डाली गई, लेकिन उनको भी ऐसे बनाया गया है कि दुनिया उनको पकड़ बैठी कि ये देखिए गलत जगह ये दिखाया जा रहा है, ये गलत दिखाया जा रहा है। एक जमाने में तो आईएसपीआर ने वहां केवल झूठ बोलने का ही काम किया। आप जरा देखिए यहां क्या हुआ। पहले पाकिस्तान की सरकार, भारत के हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, हम एकदम सुरक्षित महफूज, कहीं कोई नुकसान ही नहीं हुआ। फिर पाकिस्तानी सेना, कुछ एयरबेसों को नुकसान हुआ। बाद में आखिरकार माना गया, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर ये दिखा रही थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे, टारमैक पे दिखाई दे रहे थे, वहां जो हैंगर थे उनके ऊपर हरी कनात लगाई हुई थी कि कहीं असलियत ना दिख जाए। आखिरकार कितने दिनों तक सच छिपता? पहले बोला पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले में कोई असर हुआ ही नहीं, अब फिर कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से 1 ड्रोन, 80 भेजे थे, 79 हमने रोक लिए, 1 चला गया। आने वाले दिनों में यह भी बताया जा सकता है कि नहीं, असल में मामला 70 के पहुंच जाने का था। आगे देखिए जरा, पहले इशाक डार क्या कह रहे थे, हमने सीज फायर के लिए नहीं बोला। फिर इशाक डार ने कहा हमें सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा, हमने अपने मित्र देशों को फोन किया और यह कहा कि बोलो उधर अगर ये सीज फायर के लिए चीजें हो सकती हैं तो। पहले इशाक डार कहते हैं एयरबेस पर कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ, फिर इशाक डार ही कहते हैं नूर खान एयरबेस को नुकसान हुआ और कुछ सैनिक घायल हुए। तो वही उसी मुंह से इतनी तरह की बातें क्यों? पहले कहा गया आसिफ अली जरदारी की तरफ से स्थिति एकदम सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आसिफ अली जरदारी कहते हैं स्थिति बहुत खराब थी, मुझको तो बंकर में जाने तक के लिए कह दिया गया था, लेकिन मैं बहादुर व्यक्ति हूं, मैं बंकर में नहीं गया। नेता बंकरों में शहादत नहीं दिया करते। अब ये जो दिखाई दे रहा है, उसकी रोशनी में आप क्या कहेंगे? ये डिसफंक्शनल स्टेट है। मुनीर अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने में लग तो गए हैं, लेकिन कोई उनकी मान नहीं रहा है, और इसीलिए अलग अलग बयानों से आखिरकार सच्चाई को सामने ला दिया जाता है। या एक जैसी स्क्रिप्ट सर्कुलेट नहीं हुई है, अभी नए बने मुनीर, कुछ दिनों में साइक्लो स्टाइल करके सबको एक जैसी स्क्रिप्ट कॉपी टू ऑल किया जाएगा, कहा जाएगा बोलना ये है। जहांगीर कोलोहोरो, आपका भी नजरिया इसमें लेना चाहता हूं। सर थैंक यू सो मच, और सबको मेरी तरफ से कर्नल साहब को, गफारी साहब को, और जो दूसरे पैनलिस्ट है, मुझे नाम नहीं आया, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, उसमें मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ी सी चीजें वजाहत करूँ ना, क्योंकि कर्नल साहब ने काफी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के जो है ना, एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा बयान देता है। तो मैं थोड़ी सी जो है ना आपकी याददाश्त ताज़ी कर लूँ। जनरल अनिल चौहान, वो भी शायद इंडियन गवर्नमेंट के हिस्सा है। AK भारती साहब, वो भी इंडियन डायरेक्टर जो है इंडियन ऑफिशियल्स में आता है। शिव कुमार साहब, वो भी जो है इंडियन ही अथॉरिटीज का एक हिस्सा है। उसके अलावा जो आपके पास जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है, सुबकरम शिवामी, बीजेपी का सीनियर लीडर है, उन्होंने विद इन अ वीक एडमिट किया था कि हाँ लॉसेस हुए हैं और इंडिया को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर जो आप लोग कह रहे हैं। तो सर ये क्या एडमिशन, वो आपने उन लोगों को डिनाई कर दिया? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, ना हिंदुस्तान टाइम में, ना इकोनॉमिस्ट में, ना कोई ऐसी प्रेस रिलीज मैंने देखी जिसके तहत मैंने सुना हो कि भाई ये सारे जो है बयान ये पाकिस्तानी लोगों की जो है ना साजिश है, ना कि ये इंडियन बयान है। वेरी गुड, वेरी गुड। जहांगीर, आपका सवाल जो है वो मेरे सर आंखों पर, मैं ओन अप करता हूं आपके शो पर, मैं ओन अप करता हूं कि हमारे CDS ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा। अब आप मुझे प्रूव करके दिखा दो कि कहां उसने कहा कि कौन सा जहाज गिरा, आप बता दीजिए। आपने तो बाय नेम, पाकिस्तान ने बाय नेम बोला, शिवानी को आपने अरेस्ट कर रखा है, वो जहाज में गिरी है और वो आपके पास अरेस्टेड है। शिवानी यहां इंस्ट्रक्टर बन गई, सर वो इंस्ट्रक्टर बन गई। आपने 3 जहाज के टेल नंबर दिए थे,
आपने 3 जहाज के टेल नंबर दिए थे कि ये 3 जहाज गिरे हैं, वो तीनों के तीनों जहाज उसी टेल नंबर के साथ इंटरनेशनल शो में उड़ रहे थे। मैं आपको प्रूफ की बात कर रहा हूं। आप मुझे एक प्रूफ दे दीजिए कि सीडीएस ने कहा आधा जहाज, पौना जहाज, पौवा जहाज, कौन सा जहाज गिरा? आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, मैं आपके शो पर माफी मांग लूंगा, मैं ओन अप कर लूंगा कि मैंने गलत बोला है। हमने कभी किसी की कोई स्टेटमेंट डिसोन नहीं करी है। डिसोन वाली बात तो अब आपके यहां हो रही है। जो बोला आपके जरदारी साहब ने पहले के सब कुछ सामान्य है, सामान्य तो है ही, क्योंकि उसको पहले बोला गया था सामान्य है, अब उसके टॉलरेंस से बाहर जा रहा है। हम तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वही आदमी दो तरह की बात क्यों कर रहा है। आदमपुर एयरबेस S-400 इन्होंने खत्म कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री गए तो बैकड्रॉप में वो S-400 दिखाई दिया। तो ये मतलब ये इतने ऐसा झूठ बोलिए जिसमें कोई कम से कम एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी हो। दुनिया में ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया सच पे चल रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है जहां ऐसा कुछ कह दिया जाता है जिसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी हो। और आप सब तो इस समय माहिर हैं, आप ये माहिर मुल्क माना जाता है इस तरह की चीजों में, फिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं आप लोगों से, ये समझ में नहीं आता। मुझे 30 सेकंड दे दे, मैं कर्नल साहब की जो है ना वो थोड़ी सी स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे कर दूं। गणेश अगर 30 सेकंड दे दे मेरे आपकी टीम मुझे ना। देखिए सर, ये सारी जो मैंने सीडीएस से लेके आपके जो है बीजेपी के नेता हैं उन तक मैंने आपको बताया, कहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बताएं कि भाई इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अपने पावर से जो है उल्लंघन किया है। कोई एक आप एक बता दें जिसके आपने इनके खिलाफ एक्शन लिया हो। अच्छा, हम क्यों लेंगे? देखिए हम बिल्कुल नहीं लेंगे सर, मैंने 30 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड भी पूरे नहीं हुए कर्नल साहब, प्लीज प्लीज। अच्छा, और दूसरा जो है आपने शिवानी का कोई नाम वगैरह लिया, देखें दीज आर र्यूमर्स फ्रॉम सोशल मीडिया। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की ISPR ने, न किसी पाकिस्तान के इंटीरियर या एक्सटीरियर मिनिस्टर ने कहीं पे भी वो स्टेटमेंट नहीं दी। हमारे पास आपके नेवल ऑफिसर ने, हाँ, आपके नेवल ऑफिसर ने जब प्रेस ब्रीफ की थी और जो पिक्चर्स दिखाई तो सोशल मीडिया वो कितना बड़ा झूठा था, वो कितना बड़ा झूठ था जहांगीर कोलोहोरो, आप लोगों ने तो देखा ना, फिर उसकी कलाई खुल गई थी। इस तरह के कितने सारे झूठ। स्पोक्समैन ने कहा था कि ये पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया से उठाई हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी गलती नहीं है, आपका ऑफिशियल वर्जन है जनाब, मैं क्या करूं। गफ्फारी साहब भी कुछ कहने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शब्दों का बड़ा ध्यान रखते हुए अपनी बात कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मौलानाओं ने खोला मोर्चा, अफगान मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। तालिबान के समर्थन में मौलाना फजलुर रहमान, मौलानाओं ने अलग मोर्चा खोल रखा है। एक मौलाना, अभी आप मौलानाओं की जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुनीर ने खुद को अटमोस्ट पावरफुल बना लिया है, ये इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। और मौलाना फजलुर रहमान यहां कह रहे हैं आके कि तालिबान सही कह रहा है जो कह रहा है, अफगानिस्तान जो कह रहा है सही कह रहा है, और यहां पाकिस्तान के हुक्मरान और खास तौर से मुनीर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब चलिए ठीक है, ये सच गलत वाली जो बात हो रही है, इसमें जरा डोमेस्टिक ये जो द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जरा इसकी तरफ भी ले चलता हूं आपको आगे। लेकिन उससे पहले खबर देखिए, तालिबानी मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का क्या बयान है। तालिबान के मंत्री ने फजलुर रहमान की तारीफ की, अफगानिस्तान शांति के लिए है और अफगानिस्तान शांति के लिए काम कर रहा है। फजलुर रहमान के इस बयान को सिराजुद्दीन हक्कानी ने सही बताया। और आपको याद होगा, प्रेसिडेंट पुतिन जब आए थे हिंदुस्तान तो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान शांति के लिए काम कर रहा है। सीधा मतलब यह था कि जो गड़बड़ हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। चलिए उनको मान लेते हैं वो बाहर की एंटिटी हैं, ये तो वहां के मौलाना हैं। ये वहां के मौलाना क्यों कह रहे हैं कि जो मुनीर कह रहे हैं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और अफगानिस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है? मतलब असल में तालिबान का जो नजरिया है कि आपने इस्लाम की दुहाई देकर एक देश बनाया था, लेकिन इस्लाम के रास्ते पर तो चल ही नहीं रहे हैं आपने तो आपने वहां शराब बनानी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान में शराब बना करेगी और वहां से निर्यात हुआ करेगी, शराब जो हराम मानी जाती है वो बना करेगी वहां पर। इस तरह के तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं वहां, जिसको लेकर आज तालिबान उंगली उठा सकता है कि आप ये धर्म के हिसाब से सही काम नहीं कर रहे हैं। और उस तरह के लोगों को ये कहा जाता है, ये जो ब्रूअरी नई खुली है, जो डिस्टिलरी नई खुली है, ये मुश्किल से वहां मुनीर के घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर ये शराब बनाने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर है वहां मौलाना इस बात से खफा होंगे, नाराज होंगे कि आज का डिस्पेंसेशन ये सब क्या कर रहा है। अब जरा मुनीर की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो भी देख लीजिए। मुनीर के खिलाफ मौलाना और तालिबान, आपको खबर मैंने दिखाया,
एक बात मौलाना फजलुर रहमान के साथ की तरफ से कही जाती है और उस बात को सेकंड किया जाता है सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानी नेता की तरफ से। मौलाना फजलुर रहमान के बयान का तालिबान ने समर्थन किया और यह तालिबान के लिए एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है, पाकिस्तान के लिए माफ कीजिए, आने वाले दिनों में एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है। फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में हमले पर पाकिस्तान की आलोचना की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला भी किया और फिर अफगानी शरणार्थियों को देश से निकाला और यह ठीक नहीं किया गया। तालिबानी मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने फजलुर रहमान की तारीफ की और कहा कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तालिबानी मंत्री ने मौलाना फजल और तकी उस्मानी को भी धन्यवाद कहा। पाकिस्तानी मौलानाओं ने अफगानिस्तान से तनाव के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार बताया था। इस तरह की रोशनी में इधर तो चलिए आप सच झूठ कर रहे हैं बहुत सारा, लेकिन घर में चलने वाली इस कुश्ती से कैसे निपटिएगा जावेद गफ्फारी? दिनेश जी, पहली बात मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपने कहा जी पाकिस्तान तो फेल मुल्क है, अब मैं तो इंडिया को फेल मुल्क कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश में जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी मौलाना फजलुर रहमान ने गलत कर दिया, उसको तो नहीं जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान के हक में स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने तो बड़ी जबरदस्त बात की। उससे पहले थोड़ा सा नहीं बोला, जबरदस्त बात करी, बड़ा जबरदस्त इशारा किया। नहीं बोला, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप बोलने नहीं देते किसी को, तो बोलने तो दिया करें। ये शो बोलने क्या दे, आप बदतमीजी करेंगे तो क्या बोलने देंगे? नहीं, आपकी लैंग्वेज आप देख रहे हो क्या है आपकी लैंग्वेज? अरे जनाब, हमने तो कभी आपको नहीं बोला, हमने तो आपसे बात ही नहीं करी। अरे भाई साहब, इतना बिदक गए आप तो, ऐसा क्या बोल दिया? हमने सिर्फ इतना ही तो बोला कि हमने कुछ नहीं बोला। हमारा तो पॉइंट ही नहीं है इसके ऊपर कोई आपके लिए। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर मैं उस पर उतरना भी चाहूँ तो मैं नहीं उतर पाऊंगा, मैं आपके लेवल पर नहीं उतर पाऊंगा, मैं आप जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। आपको सीखना ये चाहिए, आप अपनी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हो जिस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो। कहीं तो मौका दीजिए कि हम आपकी इज्जत कर लें, इस लैंग्वेज के साथ आपको इज्जत करने दें। आप क्या बोलेंगे? आप बोलने लायक हैं क्या? अरे जनाब, मुझे ये बता दीजिए, आप बोलने लायक हैं क्या? आपसे कमेंट मांगा था किसी और पर, फजलुर रहमान के ऊपर कमेंट मांगा, आप पहुंच गए बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या लेना देना? आपका प्रॉब्लम यह है कि आप एजेंडा बदलोगे, आप अपना एजेंडा चलाओगे, आप जवाब नहीं दोगे, आपके पास जवाब है ही नहीं। आपके पास सवाल यह है, जवाब दीजिए, इस सब के बीच में सवाल यह है जावेद गफ्फारी और कर्नल साहब, आप दोनों जब तक शांत हो, मैं जरा इसको लेकर संजय भारद्वाज साहब के पास जाता हूं। संजय भारद्वाज जी, मौलाना वहां पर आज की डेट में कितने प्रभावशाली हैं? क्या मुनीर, खासतौर से कंपैरिजन में मुनीर के साथ कंपैरिजन में मौलानाओं की बात नक्कार खाने में तूती हो जाएगी, या मौलाना से ही चलते हैं मुनीर भी आने वाले दिनों में ये बात साफ हो जाएगी? देखिए दिनेश जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो डाइकोटोमी पाकिस्तान में, ये इसके जन्म से ही बनी हुई है। जिन्ना में भी बहुत बड़ी डाइकोटोमी थी कि वो इस्लाम की बात करते थे कि वो किस तरीके का, और उर्दू की बात करते थे कि वो शुरू से ही उनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उसमें भी ये डाइकोटोमी थी कि इस्लामिक स्टेट चाहिए। वही मुनीर में और फजलुर रहमान में आज के दिन ये डाइकोटोमी बन रही है। देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि मुनीर ने क्या किया। मुनीर ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड कर दिया कि मैं सबसे बड़ा गॉड पाकिस्तान का हूँ। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भैया गॉड तो प्रॉफिट मोहम्मद है, आप कहाँ से बन गए? और ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं, इनको तालिबान के लोग कर रहे हैं कि भैया हम तो इस्लाम और इस्लामिक स्टेट, और वही तरीके तालिबान भी आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान को, आप देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन, मैंने यही तो कहा कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही इतने बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं, आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि पाकिस्तान वैसे ही चूर चूर होता जा रहा है। एक बात, दूसरी बात दिनेश जी, मैं देखिए आतंकवाद पे भी सर मैं एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। क्या तालिबान ये कह रहा है कि बेहतर और ज्यादा बड़े मुसलमान हम हैं और तुम दीन से भटक रहे हो, इसलिए तुमको सही रास्ते में लाने का काम किया जाएगा, इसीलिए हम तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं? क्या तालिबान का ये कहना है पाकिस्तान से? साफ ये देखिए, यही तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तहरीक तालिबान भी कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं चला सकते, आप इस्लाम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं चल रहे। ये मुनीर कहाँ से आ गए जो अपने आप को मुल्ला और मौलाना डिक्लेयर कर रहा है? सबसे बड़े यही तो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन पाकिस्तान के अंदर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन अब ये जब सामने आने लगा है, सरफेस करने लगा है, मुनीर इस पर भी काबू कर लेंगे, या मुनीर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जहांगीर को लाहौर? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पॉइंट पे वो दिया। मैं आपको पहले तो क्लियर करूं कि तालिबान
का जो वहां पे हुकूमत का वो है, कल ही मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कि वहां पे कोई 25 से 20% जो है टोटल एरिया पे उनका जो है ना हुकूमत चल रही है। और दूसरी बात के जिस एरिया में चल रही है उन पे इनके 5 स्टेट लगते हैं, नेबरिंग स्टेट कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। इसमें 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें इन्होंने दिसंबर और नवंबर में झगड़े छेड़े हैं, जिसमें ईरान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। और दूसरी लाइन पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इनकी 95% जो इकोनॉमी चलती है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान के थ्रू चलती है, थ्रू रोड रूट चलती है, जो क्लेश की वजह से बंद पड़ी है। अच्छा, इस ये जो हमारे यहाँ मौलाना की कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा की, उसके बाद कुछ गुड गेस्टर गया है और वहां से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुत्तकी, मेरे ख्याल से, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि हाँ हम बैठ के बात कर सकते हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वहां पे जो एक्टिव हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इसमें मेजर डेवलपमेंट भी आई है। लास्ट वीक उनके यहाँ जो टीटीपी का एक कमांडर था, सेकंड रो में आता था, वो मारा भी गया है। तो उन्होंने शायद अब जो है मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बर्फ जो है पिघलती हुई नजर आ रही है मुझे। जी नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मौलानाओं की कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले बयानों पर सवाल था। आप कह रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बर्फ पिघल रही है। बर्फ कितनी पिघलेगी आने वाले दिनों में हमको बड़ी, और हम तो चाहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए, कहीं बर्फ पिघले और उससे शांति आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसा है तो आज जो जिन खबरों के साथ मैंने शुरुआत की, कुर्क में जो दिखाई दिया, कुर्रा में जो दिखाई दिया, बलूचिस्तान में जो दिखाई दे रहा है, ये आग क्यों लगी हुई है? आप बर्फ की जहां बात करते हैं, ये आग क्यों दिखाई दे रही है वहां? ये बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान तालिबान में लड़ाई शुरू है। लय मोमुंड इलाके में देखिए क्या हुआ, जबरदस्त फायरिंग हुई, पाकिस्तान के 2 जवानों की मौत, 3 घायल। और ये बस कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो जहां बर्फ पिघलने की थॉ की बात की जा रही है, वहां ठॉ ठॉ क्यों हो रहा है? यहां कहा जा रहा है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं थॉ, द आइस इज मेल्टिंग। वहां यहां थॉ नहीं दिख रहा है, यहां ठॉ ठॉ दिख रहा है। ये देख लीजिए जरा क्या दिख रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में लड़ाई शुरू। ये देखिए किस कदर भीषण जंग है। और कहा यह जा रहा है, तो वहां मुझे ये लगता है कि तालिबान ने भी कह दिया होगा कि ठीक है, तुम शांति चाहते हो, शांति हम ला कर रहेंगे। एक समय जब वहां से बंदूक चलाने वाला कोई नहीं होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी। अब जरा देखिए वजीरिस्तान के स्पिन बाम में क्या हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ। वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस शेल से हमले हो रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने फास्फोरस मोर्टार शेल्स दागे, जहरीले हथियारों, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है वजीरिस्तान में पाकिस्तान। वजीरिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड तक बना रहा है पाकिस्तान अपने लोगों पर। फास्फोरस शेल्स, कर्नल साहब। नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है। अगर आप फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही के यहाँ के ये वो हैं, मैंने दिल्ली से तो खींचे नहीं है ये वीडियो, ये आप ही के यहाँ से आई है। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि नहीं जी ये भी हमने नहीं किया है, क्योंकि आपका डिनायल मोड जो है ना वो सबसे बढ़िया मोड है। और मुझे मेरे दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, जनाब जो सवाल पूछा जाए उस पर तो जवाब दीजिए। आप लेकर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, पाकिस्तान में रहना नहीं है, मैं थोड़ा दाएं जाऊंगा। उनको पाकिस्तान में रहना नहीं है क्या? मतलब क्या तरीका क्या है? आप ये कह रहे हैं फास्फोरस बम उनके घर में चलने लगे? मैं वो साफ बोलने लगे, सवालों का सीधा जवाब देने लगे। नहीं, ये फास्फोरस बम कहां से चल रहे हैं? आपका कहना है, आप एक बात बताइए मुझे, आप कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप टीटीपी को मार रहे हो, या आप अफगानिस्तान को मार रहे हो, या बलूच को मार रहे हो? आप हर जगह, आपकी सेना हर जगह क्यों पिट रही है? कोई तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं कोई तो रीजन होगा। और मुझे एक बात बताइए, अब तो लेटेस्ट ये हो गया, मौलाना कौन हो? आपके डीजीएमओ ने फोन किया था, हमारे डीजीएमओ को दुनिया जानती है। 93,000 सैनिकों ने पतलूनें उतारी थी। आप 10 मई तक जा रहे हैं, मैं और पीछे लेके चला जाता हूं, बड़ा लंबा इतिहास है। मत जाओ पीछे। और जावेद गफारी जितना रिवर्स गियर लगाएंगे शर्मिंदगी उतनी ज्यादा। अच्छा कर्नल साहब, थोड़ा पीछे का इनको याद दिला दीजिए, जल्दी याद दिलाइए। 10 तारीख 10 मई पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए इनको। नहीं, मुझे आप सीधे ये बता दीजिए। जनाब एक मिनट, आपका जो रिकॉर्ड है वही अटका हुआ है। थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ। मुझे आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आपकी कंट्री की बात कर रहा हूँ, मेरा छोड़ दीजिए। सर कर्नल साहब हमारे साथ वो माना जाता है जो पढ़ा लिखा हो। आपके मौलाना आज की तारीख में मुनीर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कर्नल साहब आप एक बात बताइए ना। एक सेकंड सुनिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है संजय जी, एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट। जावेद गफारी,
हमारे पीसीआर में एक विजय भाई हैं, अमूमन शांत रहते हैं, उन्होंने कहा एक बात गफ्फारी साहब से पूछिए कि इनके यहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं वो मेडल लटकाते हैं, कौन सी जंग जीती थी जिसके मेडल लटकाते? वो हारे वाले हैं, वो हारे वाले मेडल हैं। देखिए पैरेलल मेडल लगाना होता है, आपको एक पैरेलल मेडल लगाना होता है। चलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं दर्शकों। बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, पाकिस्तान और आईएसआई ने ढाका में रचा चक्रव्यूह। बांग्लादेश में त्रिशंकु संसद बनाना चाहता है पाकिस्तान, त्रिशंकु संसद रहे यह चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश को कभी स्टेबल नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो स्टेबल हो गया तो पाकिस्तान की दाल नहीं गलेगी। जितना डिस्टेबल बांग्लादेश रहेगा उतना पाकिस्तान के सिक्के वहां चलते रहेंगे, और इसीलिए यह चाहा जा रहा है कि वहां क्लिफ हैंग सिचुएशन बने। आगे देखिए जरा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में चुनावों में अपना दखल बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक ढाका सेल खोल दी गई है हाई कमीशन में। यह भी बताया था आपको 2 करोड़ टका हर महीना भेजा जा रहा है। गड़बड़ फैलाओ, चुनाव या तो ना हो, त्रिशंकु जैसी स्थिति बने, किसी भी हालत में बांग्लादेश को स्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेबल बांग्लादेश हमारे हक में नहीं है, यह कहा है पाकिस्तान ने, और उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। पाकिस्तानी सेल में आईएसआई अधिकारी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तानी सेल ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है, और इसके साथ बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से भी संपर्क कर रही है आईएसआई फुल फ्लेजेड खेल रही है वहां पर। पाकिस्तान पर बांग्लादेश चुनाव में मुफ्त फंडिंग का भी आरोप है। पाकिस्तान ये जो गोपनीय फंडिंग है, ये जो क्लैंडस्टाइन फंडिंग है, जिसके बारे में लोगों को पता ना चले, वो फंडिंग किया जा रहा है ताकि वहां के मेन स्ट्रीम फंडिंग के वो चैनल्स जो वहां के लोगों को पता है, उसके अलावा आईएसआई की तरफ से वहां पैसे फेंके जा रहे हैं इस तरीके से कि लोगों को पता ना चले। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बीएनपी और जमाते इस्लामी को समर्थन दिया। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी और बीएनपी को इसलिए क्योंकि एक ही दौड़ेगा अगर, तो सब कहेंगे कि क्यों भैया, एक की रेस थी तो रेस लगवाई क्यों, उसको मेडल दे देते, तो कम से कम 2 दौड़े। लेकिन दूसरा वाला जो बीएनपी, उसको इतना तेज मत दौड़ने लगा कि वो जमात को हरा दे ना। जमात को स्कूटर में बिठा के दौड़ाना और इसको केवल पैदल पैदल दौड़ा देना, कहना हमने इनका भी सपोर्ट किया था, हमने अवामी लीग को बैन किया, इन दोनों के बीच में रेस चलेगी, जमात जीतेगी, बाकी सब हम देख लेंगे। ये जो चल रहा है। अब आगे देखिए, दुलहस्ती प्रोजेक्ट को मंजूरी पर टेंशन में पाकिस्तान। भारत के कदम पर शेरी रहमान का बयान, प्रोजेक्ट को मंजूरी, सिंधु समझौते का उल्लंघन। भारत ने तो पहले ये संधि को एबेंस में डाल दिया है, तो उल्लंघन की बात क्यों? ये उसी तरह की बात है, आपके ये थप्पड़ मारा ना, आपकी बात दोबारा मारना, फिर देखना मैं क्या करता हूं। ये वाली जो बात होती है, अच्छा इस बार भी मार दिया, अब मारना फिर देखना। अब ये दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है, सिंधु समझौते के उल्लंघन की बात कर रहा है, वो तो एबेंस में पहले ही डली हुई है, क्योंकि उससे भारत के हितों की अनदेखी हो रही थी। और सिंदूर के पहले जो पहलगाम में स्थिति बनी, उसके बाद ये कोई सूरत थी भी नहीं कि हम आपके साथ बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात लेकर रहें। जनाब झेलम सिंधु पाक का अधिकार, शेरी ये कह रहे हैं, दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर, और यहां 260 मेगावाट बिजली बनाएगा भारत। तो ये भी एक तरीके से बड़ी वहां पर इसको लेकर बातें हो रही हैं। और आपको बिलावल का वो बयान तो याद हो गया ही, खून बहेगा। अब ये देखिए जरा, अब ये एक और पर्सपेक्टिव देख लीजिए, मुनीर की मुश्किलें आने वाले दिनों में क्यों बढ़ने वाली हैं। गाजा में सैनिक भेजे गए हैं, इस बात से बड़ी नाराजगी है। गाजा में सैनिक क्यों? तालिबान से तनाव लगातार बढ़ रहा है, पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहे हैं, बांग्लादेश चुनाव में जो ये इंटरवेंशंस हो रहे हैं, जाहिर है वहां के लोगों को पता है। आने वाले दिनों में देखिए कैसे बूमरैंग होगा, पाकिस्तान सेना में बगावत तक का डर लग रहा है। अगली खबर देखिए, लीबिया से सैन्य समझौते पर मुनीर को बड़ा झटका। पाकिस्तान से डिफेंस डील का लीबिया में विरोध बढ़ गया है। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों को तगड़ी मार पड़ी थी, उस कबाड़ को लीबिया को बेचने चले गए थे मुनीर। अब जब वहां यह हुआ है तो लीबिया में विरोध शुरू हो गया है। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान से हथियार समझौता बेहद खतरनाक है, ग्रैंड मुफ्ती ने कहा। नागरिकों पर पाकिस्तानी हथियारों का होगा इस्तेमाल, ग्रैंड मुफ्ती ने कहा। बहुत देर से रियलाइज हुआ ग्रैंड मुफ्ती साहब को, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं।